हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 1 से 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर रहा है ये पुर्तगाली वायसराय की। तो 1505 में कौन सा 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था जिसका नाम था फ्रांसीसी द अल्मेडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक रहा था। और फिर 1509 में आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है। ये बात कर रहा है फ्रांसीसी द अल्मेडा की, जो कि 1505 में आया था। तो उसके द्वारा जो किला बनवाया गया था उसका नाम था सेंट एंजेलो फोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट एंजेलो फोर्ट। और इसका निर्माण जो था वो फ्रांसीसी द अल्मेडा जो था वो इसका निर्माण केरल में करवाया था। नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। और इसका जो निर्माण था वो टीपू सुल्तान का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था गुलाम मोहम्मद, उसने करवाया था। टीपू सुल्तान की अगर बात करते हैं तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु थी वो चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ था। और ये जो मस्जिद था टीपू सुल्तान मस्जिद, इसका जो निर्माण था वो मुगल शैली में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। देखिए, चटगांव शस्त्रागार की अगर जैसे ही नाम दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आ जाता होगा नाम मास्टर सूर्य सेन, जो कि 18 अप्रैल 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला होता है। और उसी में एक महिला क्रांतिकारी भाग लेती हैं। उनका नाम था क्या? उनका नाम है प्रतिलता बाडेटकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर यही चटगांव शस्त्रागार के कारण 1934 में मास्टर सूर्य सेन को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो तमिलनाडु में जो सत्याग्रह हुआ था वो महात्मा गांधी के दांडी मार्च के टाइम ही हुआ था। और वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा करवाया गया था। और वो तिरुचिरापल्ली से वेद नारायण तक करवाया गया था 1930 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी से याद रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। एक चीज और याद रखिएगा, जो 1930 में महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह होता है, दांडी मार्च होता है, इसकी तुलना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। तो ये मैं बात कर रहा है एंग्लो इंडियन समुदाय की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंग्ल भारतीय समुदाय। साथ ही साथ एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, अनुच्छेद 331, इसके द्वारा एंग्लो इंडियन के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन किया जाता है। और एक याद रखिएगा अनुच्छेद 333, जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो राष्ट्रीय, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा नवीन जिंदल वाद। नवीन जिंदल विवाद जो है ये बात कर रहा है 2004 की। और इसी विवाद के बाद आम नागरिकों को भी निजी घरों या दफ्तरों पर भारतीय झंडा फहराने का अधिकार दिया गया था। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 1 के अ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत ही भारतीय को विचार की अभिव्यक्ति या भाषण देने का भी अधिकार प्राप्त है। और इसके तहत ही प्रेस या समाचार पत्र की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। तो ये बात कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो ये है 19 के 1 के अ के तहत। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभाव में रहता है। तो पहला चीज तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है। और अध्यादेश की जो अधिकतम शक्ति होती है, प्रभावी कब तक रहता है। तो ये 6 महीने तक प्रभावी रहता है, या फिर संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने तक। नेक्स्ट हमारा संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना अनिवार्य है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ज्वाइंट होता है, मतलब कि संविधान संशोधन पर जो संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है वो नहीं हो सकता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि दोनों सदनों से अलग अलग इसे पास करवाना आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऊपरी और निचले सदनों से अलग अलग पास होना इसको जरूरी है। याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के आधार पर होता है। और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि धारा 66 एक हाल ही में मीडिया में विवाद में था। यह धारा किससे संबंधित है? तो यह धारा जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर जाकर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो धारा 66(1) को 2015 में निरस्त कर देता है। नेक्स्ट है हमारा विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के नाम के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये बृहस्पति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति से याद रखिएगा, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो सर्वाधिक देशों से होकर जो गुजरती है वो यूरोप की नदी है, जिसको डैन्यूब नदी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 2872 किलोमीटर है। और यह जो नदी है वो 5 मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है और 10 देशों से गुजरती है। एक चीज़ और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, राइन नदी याद रखिएगा। राइन नदी जो है वो यूरोप के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य में खारदंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये जो है वो अब लद्दाख में हो गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये लद्दाख क्षेत्र में है और यह जो दर्रा है वो लद्दाख को लेह से जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो देखिए 2011 के जनगणना के बाद एक सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, रिपोर्ट आया था और उसके आधार पर भारत की जो आबादी है उसका लगभग 22% जो भाग है वो बीपीएल के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22%। ये एक्चुअली था 21.9%। अगर हम बात करते हैं बीपीएल के आधार की, तो बीपीएल का जो आधार है वो सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने कैलोरी ऊर्जा और उसकी क्रय शक्ति को बनाया है। और रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले लोगों को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा आईआरडीपी का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना जो है वो 1978 से 79 के बीच हुआ है आईआरडीपी का। और फिर जाकर 1999 में एक योजना आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसी में इस आईआरडीपी का विलय कर दिया जाता है। आईआरडीपी बनता है 1978-1979 के पास और फिर 1999 में एक योजना आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना और उसी में इस आईआरडीपी का विलय कर दिया जाता है। आईआरडीपी की अगर बात करते हैं तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है? तो अग्नि को सही ढंग से वर्णित क्या करता है? लंबी दूरी की एक मारक मिसाइल है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अभी ऑप्शन नंबर ए, अग्नि की अगर हम लोग बात करते हैं तो अग्नि 5 जो था उसकी जो मारक क्षमता थी वो लगभग 5000 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैखिक संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो रैखिक संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को रैखिक संवेग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान इंटू में वेग। रेखीय संवेग की अगर बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और रेखीय संवेग जो है वो कौन सी राशि है? एक सदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि लेजर किरणें होती हैं। तो ये लेजर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेजर जो किरणें होती है वो एक वर्णी होती है एवं दिशात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो है C/100 इज इक्वल टू F-32/180। और इस फार्मूले पे आप रखिएगा तो आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो देखिए एक चीज है कि तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या है? आवृत्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ध्वनि तरंग की अगर आवृत्ति कम होगी तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति की, यही क्योंकि सबसे छोटा है और जो सबसे कम जिसकी आवृत्ति होगी उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा कि जल की कठोरता किसके कारण होता है? तो जल की जो कठोरता होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ca एवं Mg के क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत परिपथ का कनेक्शन कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्यतः जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज, जिसको कि हम लोग समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम के नाम से जानते हैं। समानांतर क्रम में क्या होता है? समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है, और सीरीज में धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। समानांतर क्रम का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तब क्या निकालते हैं? समानांतर पैरेलल में 1/RA प्लस 1/R2 ऐसे निकालते हैं, और अगर सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकालते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में कमी आती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी से 5 रुपए का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा। देखिए यहाँ 3 कंडीशन है, अगर पीछे गिरेगा तो वो त्वरण से जा रही होगी, आगे गिरेगा कब, जब मंदन होगा तब, और हाथ में गिरेगा कब, जब एक समान चाल या एक समान वेग होगा तब। तो यहाँ कह रहा है कि क्या चीज़ कि वो सिक्का कहाँ गिरेगा, तो सिक्का ये जब एक समान त्वरण से चल रही होगी तब उसके पीछे गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 परमाणु होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन की अगर खोज की बात करते हैं तो सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है, और ये उबालने से दूर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उबालने से। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे के जो भाग होते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, और ये इसी के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि परम्यूटेट का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है Na2Al2Si2O2O8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसी के द्वारा चाय की कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो सबसे पहले डीएनए को अलग जो था वो फ्रेडरिक मियर्स्टेशर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सक और जैव वैज्ञानिक थे। डीएनए की अगर बात करते हैं तो डीएनए जो है वो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, और ये जो होता है इसकी श्रृंखला जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा कि मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एप्पल कंपनी की अगर बात करते हैं तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1976 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। नेक्स्ट हमारा एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंकता है, तो गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा। तो देखिए प्रक्षेपण वेग बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि u²/g, और इसके बराबर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दिया हुआ है क्या चीज़ है अधिकतम 100 मीटर से, तो u²/g = 100 हो जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा 10√10, तो 10√10 निकालिएगा तो 32 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है। तो होप मिशन लॉन्च करने वाला जो है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो मंगलयान है वो फरवरी 2021 में पहुंचेगा, और उसी समय यूएई जो है वो अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाता रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कह रहा है कि आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की गई है, बिल्कुल सही है। राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 के जनगणने के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2011 के जनगणने का आंकड़े का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे पहले मतलब 14वें वित्त आयोग तक जो था वो 1971 के आंकड़े का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में सिर्फ और सिर्फ 2011 के जनगणने का आंकड़े का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी 2020 की बात करते हैं तो 2020 में राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई है। अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त से कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त से आप लोग भली भांति परिचित होंगे हमारे प्यारे देश भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य जो है 2030 तक निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ और याद रखिएगा, दिसंबर 2023 तक सभी जो ब्रॉड गेज है उसका विद्युतीकरण होगा। साथ ही साथ 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा और 550 नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ है। निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक कौन नहीं है? तो देखिए उनकी पुस्तक नहीं है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक का नाम है, ये उनके द्वारा रचित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रणब मुखर्जी से याद रखिएगा, इनको 2019 का भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए अभी इससे पहले वाले तो थे शिंजो आबे, और शिंजो आबे जो थे वो स्वास्थ्य कारणों के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद जो है वो योशिहिदे हिदे सुगा जो थे वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है एन, और यहाँ के संसद को बोला जाता है डायट। नेक्स्ट हमारा, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसे हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड का अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। यूनिसेफ की अगर बात करते हैं तो यूनिसेफ की स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और टोटल मेंबर कंट्री है 190। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, ये बात कर रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 1959 में नई दिल्ली में है, और इसके जो हेड हैं अभी बनाया गया है, उनका जो नाम है वो है परेश रावल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन जो 2021 है वो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम जो थे वो जीते हैं जर्मनी के अलेक्जेंडर जेब्रेव को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थीम। अगर यही पूछ ले महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जापान की नोआमी ओसाका जो है वो बेलारूस की विक्टोरिया आंजेरेका को हराकर महिला एकल का खिताब जीती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोगों से कहना है कि अभी जो 1 से लेकर 3 तक के ऑलरेडी सेट अपलोडेड हैं, आप लोगों को सेट 9 बजे ग्रुप में मिल जाता है, 10 बजे वहाँ आंसर मिल जाता है, और 10:30 बजे फिर इसका डिस्कशन अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब सेट बनाते हैं तो वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।